नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। आज आपको फिर से उसी व्यक्ति से बात करवाने को लेकर आया हूं जो अपनी बड़ी बड़ी भाषाएं और बड़े बड़े टीका टिप्पणी से प्रसिद्ध है मीरा भाईंदर शहर में। तो एक महीने पे 15 दिन पहले जो कोंकण शिक्षक मतदार संघ का चुनाव था, इसने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि बालाराम पाटिल चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप माहौल देखा, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी का पंडा था, उस तरफ महाविकास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में यूनिटी दिखाई नहीं देती। एक नेता उनका जिलाध्यक्ष पंडाल के अंदर बैठा था और एक हमारी मालूम पड़ा कि बालाराम पाटिल उतनी ही दुगनी तरीके से चुनाव हार गया। तो उसी के बारे में आज हम इनसे जानने को आए हैं। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी इनकी जो मुस्कुराहट है ये कुछ देर में एक दुख भरे लहजे में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इनके बालाराम पाटिल साहब हार चुके हैं। उनके बारे में हम इनसे सवाल पूछने वाले हैं। तो श्याम भाई, आप बहुत ही तीक्ष्ण वार करते हैं, प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से आपने भी हाथ जोड़ा है ना, उस तरीके से बालाराम पाटिल का एक हाथ जोड़ा हुआ फोटो है। लेकिन बेचारे चुनाव हार गए हैं और बीजेपी बाजी मार चुकी है, जो सूचित करता है कि आगे आने वाले चुनाव में भी शायद उनके लिए जो है हरी झंडी लग चुकी है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। राजनीति में हार जीत तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। लेकिन जनता ने यही जवाब एक्सपेक्ट किया था इनसे। नहीं, मैंने कहा था जीतेंगे, लेकिन बालाराम पाटिल की हार में ही महाविकास आघाड़ी की जीत है। अगर आप सही वही अगर आप सही ढंग से सोचेंगे इस मतदान की प्रक्रिया को और इस इलेक्शन को, तो कोंकण मतदार संघ के पूरे 5 जगह पर कोंकण मतदार संघ थी, वहां पर 3 जगहों पर महाविकास आघाड़ी आई और केवल 1 से 2 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार आई। गिनाइए अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, आप देखिए, तो इन तीनों सीटों पर हम आए थे। महाविकास आघाड़ी लीडिंग पे थी, बहुत अच्छे तादाद, अच्छे मतदान से वहां के शिक्षक मैं नासिक की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी 3 जगहों पे हम आए, तो आप देखा 5 into 3 आप करो, आउट ऑफ 5 में हम लोग 3 पे, तो हमारी जीती थी। जहां तक देखा जाए, जनता भी देख ली है। महाराष्ट्र में कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता ने इस बार हमें कॉल दिया है। कोंकण शिक्षा मतदार संघ में हमारी 1 सीट जाने के बावजूद भी 5 में से 3 सीटें हमारी आई। तो ये भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके सहकारी पार्टी को फिर से एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही तो राजनीति की खूबी है। हम यहाँ पर हारे, लेकिन हम पूरे महाराष्ट्र में आउट ऑफ 5 3 जीते, तो ये हमारी जीत ही हो गई। और कहीं ना कहीं वहाँ के शिक्षक उन्होंने एक अच्छा समझदारी का रोल अदा किया। वो महाराष्ट्र की परिस्थिति को पहचानने में कामयाब रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ के मतदार संघ के शिक्षक उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए कि जो हालत, जो वादा इन्होंने किया था अभी हाल ही में 2022 में दिसंबर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा था कि जूनी पेंशन योजना बिल्कुल लागू नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई और इलेक्शन का माहौल आने लगा, तो इन्होंने कहा कि इस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। तो फिर से इन्होंने शिक्षक मतदार संघ के जितने भी शिक्षकों को फिर से दोहरे दिमाग में रखा, फिर से भ्रमित किया, फिर से जनता को गुमराह किया, और ये गुमराह करके एक सीटें लाए। बाकी सब तो सीट हमारे हक में। अरे साहब, वो बात तो आपकी सही है। मेरा यहाँ कहना मीरा भाईंदर के विषय पर है। आप वहां चले गए जहाँ पे मीरा भाईंदर कुछ लेना देना ही नहीं है। मीरा भाईंदर की बात करिए, यहाँ तो हार गए ना बालाराम पाटिल साहब। नहीं, ऐसा नहीं। मीरा भाईंदर में महाविकास से मीरा भाईंदर से सीमित नहीं है। महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में है, और ये पूरी जनता ने मीरा भाईंदर में नहीं है। नहीं, ऐसे मैंने कहा कि महाविकास से मीरा भाईंदर तक ही सीमित नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में है। और पूरे महाराष्ट्र में जीत का आना, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। ये बहुत बड़ी जीत है, मैं तो इसे बहुत बड़ी जीत मानता हूँ। प्रवक्ता मीरा भाईंदर के हैं, तो क्या हुआ? प्रवक्ता मीरा भाईंदर के, हम महाराष्ट्र में हम परिस्थिति में नजर गड़ाए हुए हैं, हमारी नजर तो है। तो हमारी जीत, मैं तो समझूंगा कि हम जीते, हम नहीं हारे। हमारी 1 सीट गई, लेकिन बाकी 3 सीट तो हमारी आई। मीरा भाईंदर में अब क्या, मैंने एमबीएमसी चुनाव के बारे में सवाल पूछा है आपसे, अब क्या उसका भी यही नतीजा होगा क्या? क्यों नहीं, अच्छे जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में हम 1 नंबर पे कोंकण मतदार संघ पर आए, उसी तरह मीरा भाईंदर में भी हर अच्छी लीडिंग होगी। और जनता ने ये सोच समझ लिया इसकी बार। आपको रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, तो मीरा भाईंदर में एक अच्छा बदलाव आएगा आपकी बार भी, और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी अच्छे मोड़ पे दिखेगी आपको। कैसा मतलब, जरा थोड़ा 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा? नहीं, इसमें एक्सप्लेन करने की क्या बात है। जैसे मतदान की प्रक्रिया चालू होगी, चुनाव का माहौल आएगा, हम जनता तक जाएंगे। हमने हमेशा आज तक पिछले 1-1.5 साल से हमने हमेशा जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। आप देखिए, अभी मीरा भाईंदर में सत्ता तो कब से खत्म होगी नगर सेवकों की, अब तो आयुक्त साहब संभाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिख रही है? फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमारा योगदान चालू है। शिवसेना अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, हमारा काम है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कार्यों को इस 7-8 साल में मीरा भाईंदर में दिखाया है, हम वो जनता के सामने ला रहे हैं। तो यही तो बदलाव आएगा, जनता यही देखेगी, इसी बिहार पे हमें वोट डालेगी। अच्छा, मीरा भाईंदर शहर की जो जनता है उसमें
लगभग 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके चलते वो सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूलों में जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल एक खबर आई है जिसमें ये मालूम पड़ रहा है, और जहां तक ऐसा संकेत मिल रहा है कि टेम्बा हॉस्पिटल, जो डॉक्टर भीमसेन जोशी का जो एक अस्पताल है मीरा भाईंदर वेस्ट में, वो प्राइवेटाइज होने वाला है, प्राइवेट एंटिटी के पास में जाने वाला है। इसके विषय पर आप और आपकी पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि अभी हाल ही में एक समाज सेवक जो आपकी पार्टी में पूर्व एक मेंबर थे, उन्होंने आंदोलन किया था, कल एक ही दिन का आंदोलन किया था उन्होंने। नहीं, अच्छी बात है, आंदोलन करना भी चाहिए किसी विषय पर। एक ही दिन का वो उनकी सोच हुई एक दिन का आंदोलन का, किसी विषयों पर, अच्छे सब्जेक्ट पे, और खास करके स्वास्थ्य के मामले, शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश की जरूरत है। आज आपको मालूम नहीं है, हम अगर पूरे देश की जरूरत है, लेकिन मीरा भाईंदर की जरूरत नहीं है। देश में मीरा भाईंदर भी आ गया और जहां तक देखा जाए तो स्वास्थ्य के हेल्थ सेक्टर में हिंदुस्तान 126वें पायदान पे आता है। तो सोचिए हम कितने पीछे अभी हेल्थ के सेक्टर मामले में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे। तो अगर कोई व्यक्ति इस विषय को लेकर आंदोलन करता है, पहली बात तो जो विषय है PP3P प्राइवेटाइजेशन का, तो इसमें तो अभी तक कुछ खुलकर खुलासा किसी भी आमदार ने दिया नहीं। एक आमदार कहती है मैं PP करूंगा, दूसरे आमदार कहते हैं भीमसेन जोशी जिसे टेम्बा अस्पताल कहते हैं, हमारा बेटा है, बेटे को हम संभालेंगे, हाँ माजी आमदार, हम बेटा है हमारे, बेटे को हम संभालेंगे। और तीसरे आमदार कहते हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन देना चाहिए। तो अभी ये कहीं ना कहीं असमंजस की प्रक्रिया है कि इस पे निर्णय क्या आने वाला है। और मैं तो चाहता हूं कि टेम्बा पूरे वसई पालघर से लेकर दहिसर तक, मीरा भाईंदर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर 200 बेड का सरकारी अस्पताल है, और पूरे इस सरकारी अस्पताल की उपलब्धियां बहुत ही कम इस पट्टे पर है। तो मैं चाहता हूं कि मीरा भाईंदर की जनता और साथ ही साथ वसई विरार के लोग भी इसका पूरा उपयोग उठा सके। तो इसका उपयोग उठाने के लिए यहाँ के आमदारों को सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी फैसिलिटी इस अस्पताल में अवेलेबिलिटी है। अगर गीता जैन ने उसको प्राइवेट करने की कोशिश किया, तो कभी कभी इन आमदारों को जाके एक कंटिन्यूएशन 3-4-10 दिन एक विजिटिंग प्रक्रिया रखनी चाहिए और देखनी चाहिए कि कौन कौन सी सुविधा इसमें है या उपलब्ध, और उसकी पूरी रिपोर्टिंग राज्य सरकार को देनी चाहिए, तब जाके इस पे कुछ सोच समझ के काम करना। आपको लगता है कि आमदार को जो है इसमें एडमिट भी होना चाहिए? नहीं, ये तो देखो एक टीम गठन होती है जहां पर राज्य सरकार के कुछ व्यक्ति होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे, मीरा भाईंदर शहर के कुछ डॉक्टर्स के मेंबर्स होंगे, गठन होगा, यहाँ के डीन होगा। तो ये सब चीजें बैठ के एक बार सॉल्व हो गए तो जिससे जनता को सुविधा मिले। अब डायरेक्ट प्राइवेट करने से अच्छा, जैसे सरनाइक साहब का मैंने स्पीच सुना तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है, जहां तक हो सके मैं वो राज्य सरकार से बात करने वाले हैं। और एक मांझी ने भी ऑब्जेक्शन रहा था, और उन्होंने प्रताप सरनाइक के स्पीच में मैंने ये भी सुना था कि लता मंगेशकर के हॉल के पीछे जो हमारा नाट्यगृह, उसके पीछे 50 बेड का एक सरकारी अस्पताल आने वाला है, जहां पर ज्योतिबा फुले के माध्यम से, योजना के माध्यम से सबको मुफ्त में इलाज होगा। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मैं तो चाहता हूं टेम्बा हो या लता मंगेशकर के पीछे की जो 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, मीरा भाईंदर शहर के जनता को या अन्य शहर से कोई भी आए तो उसका मुफ्त में इलाज होना चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या निजीकरण हो या सरकार के अंदर हो या MBMC के अंदर हो, लेकिन जनता को उसका पूर्ण लाभ होना चाहिए। सारे डायलिसिस की मशीनें उपलब्ध हो, सारे रक्त पेटी की अवेलेबिलिटी हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, और उन डॉक्टरों का जो उनका पगार, उनका शेड्यूल, साफ सफाई के जो कर्मचारी उनके पगार, इनके सबको एक निर्धारित होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, एक अच्छा माहौल बनना चाहिए, ताकि कोई भी आम आदमी, कल मैं भी बीमार पड़ा तो मैं बेहिचक जाऊं और मेरा मुफ्त में ऑपरेशन हो। ये प्रक्रिया हो तो लगेगा कि मीरा भाईंदर कुछ विकास हो रहा है, जबकि वो आज देखने को मिल नहीं रहा है। या पिछले 8 साल से ये भीमसेन जोशी हॉस्पिटल इसी असमंजस में अटका हुआ है। चलिए श्याम भाई, बहुत अच्छी वक्ता दी है आपने, बहुत अच्छा लगा सुन करके। लेकिन श्याम भाई, आज इंटरव्यू में एक चीज़ पे आप बहुत चूक गए, वो ये कि आज भारतीय जनता पार्टी की आपने तारीफ नहीं की, जो कि आपका जो सरनाम है मीरा भाईंदर शहर में कि ये आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी तारीफ करते हैं। तो एक दो शुद्ध वचन, सद व्यवहार वाले वचन थोड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एकदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में बोलता हूं, लेकिन जो सच्चाइयां मुझे दिखती है मीरा भाईंदर शहर में, इसकी करीबन मेरा 40 साल का सफर है मीरा भाईंदर में। एग्जाम्पल अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखने जाए तो जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर में यहाँ के नगर सेवक ने अपने अपने वार्ड में अपने कार्यों को अंजाम दिया है, और करीबन 2 टर्म का इन्होंने यहाँ पर सत्ता का
उपभोग किया है और इस सत्ता के उपभोग के साथ इन्होंने मीरा भाईंदर की जनता के लिए अपने वार्ड में क्या कार्य किया है, तो आज ऐसी नौबत आ गई है कि इनको अपने कार्य का अहवाल देना पड़ता है। मैंने बीच में कहा था कि आप जनता आपके वार्ड में अगर कोई नगर से मतदान मांगने है तो उनसे पिछले 8 साल का अपने कार्यों का ब्यौरा मांगिए। तो एक वक्त ऐसा है कई कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं, मैक्सिमम वार्ड ऐसे हैं मीरा भाईंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूर्ण तरह से नदारत थी। तो उसमें से एक वार्ड था 14 नंबर, जहां की महापौर साहिबा है। देखिए, मैं हाल ही में एक ऑन रिकॉर्ड के साबिर शेख का मैंने इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में देखा था कि चारों नगर सेवक एक लाइन में खड़े होकर वहां पर बीच में उनके माजी आमदार साहब भी खड़े थे और अपने कार्यों का ब्यौरा दे थे। उसी और दूसरी तरफ साबिर साहब ने इनका इंटरव्यू लिया था, अपने कार्यकाल बता रहे थे। उसी तरफ दूसरी तरफ राम भवन शर्मा जी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। राम भवन शर्मा ने खुले लफ्जों में कहा था, शिवसेना उप शहर राम भवन शर्मा ने पूर्व भाजपा नगर सेवकों को दी खुली चुनौती। आज ऐसा क्यों वक्त आ गया कि इनको खुली चुनौती देनी पड़ती है, जबकि ये गठबंधन के सरकार में है दोनों। आज ये राम भवन शर्मा जी शिंदे गुट से आते हैं और ये भाजपा, इनका गठबंधन मीरा भाईंदर भी होगा। तो आज आपस में ही एक दूसरे के कार्यों का ये अहवाल दे रहे हैं। इनका कहने का मतलब कि जो भी विकास की कामें हुई 14 नंबर है इनके एमएलए के द्वारा हुई है। और मैंने हाल ही में इन्हीं के एमएलए के द्वारा सुना था, उन्होंने अच्छी बात कही थी। सरनाइक जी का मैं आदर करता हूं, उन्होंने अच्छी बात की। उन्होंने ये भी कहा था कि करीबन 90 से 100 करोड़ का निधि एमएमडी के माध्यम से इन्होंने 14 नंबर के लिए सैंक्शन किया है, जहां पर आज की जो बदहाल वहां की सड़कें हैं, वहां के शौचालय हैं, ये पिछले 8 से 9 सालों में क्या ये नगर सेवकों को याद नहीं आई कि इन सड़कों का, इन रोड का, इन गटर का, नाले का, जहां पर चालीय बस्तियां हैं, साफ सुथरा, इनको याद नहीं है। आज इलेक्शन का वक्त आने वाला है, इनका टर्म खत्म हो गया है। टर्म खत्म होने के बाद इन नगर सेवकों को अपनी याद आ रहा है कि अभी इस एरिया का डेवलप, यहाँ पर आरक्षण 360 कई झोपड़पट्टी 40 यहाँ पर हटा, ये इन्हीं के वार्ड में आते थे, यहाँ की महापौर साहब है। तो ऐसा मेरे बोलने का मतलब कि ये मिरेकल है जो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को किसी तरह से मीरा भाईंदर में अंजाम नहीं दे सकी, अपने कार्यकाल को सही ढंग से संभाल नहीं सकी। लेकिन आने वाले इलेक्शन को देखकर फिर से वही लुभावने वादे, फिर से वही जुमलेबाजी, फिर से वही लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का वादा देके फिर से जनता को गुमराह करके सत्ता में आना चाहती है। तो जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि ये सब जो ये आप देख रहे हो, इसकी आप स्वयं समीक्षा कीजिए और देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए हर चीज का उपयोग किया है, अपने साम दाम भेंट का, लेकिन जनता को किस तरह से गुमराह करके अब सत्ता में आई है। क्या यही हाल रहेगा तो आप फिर सत्ता में लाना चाहोगे? आपने 8 साल में 14 नंबर हो, 15 नंबर हो, अपने वार्ड में इनके कार्यों का समीक्षा किया है, तो मैं नहीं चाहता कि जनता फिर एक बार अपने आंख मूंद कर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। अब ये वक्त आ गया है कि कई सालों से हमने भी इस मीरा भाईंदर में काम किया है, तो जनता हमारी पुराने कामों को भी ध्यान में रखे और सोचे कि कहीं ना कहीं बदलाव का वक्त आ गया है। और इस बार हमें कहीं ना कहीं मुझे तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी इस बार मीरा भाईंदर शहर में अपना वर्चस्व जरूर दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, वो किसी पक्ष के नहीं होते, ना वो बीजेपी के होते हैं, ना महाविकास आघाड़ी के होते हैं, लेकिन यह तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसकी होती है और किसको अपना बनाती है। श्याम भाई तो यहाँ पे पूरे पुरजोर थोड़ में लगे हुए हैं कि जनता जो है महाविकास आघाड़ी को अपना मान ले, लेकिन अंत में तो जनता पर निर्धारित करता है पूरी फैक्ट एंड डायलेक्टिक्स के साथ यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन श्याम रावत साहब ने दिया है। देखते हैं कि जनता के मन मस्तिष्क पर कितना कारगर सिद्ध होता है। और एक चीज और, हाँ, कि ये भाजपा के प्रवक्ता नहीं, ये महाविकास आघाड़ी में एनसीपी के प्रवक्ता है, तो कृपया करके इनको एनसीपी का प्रवक्ता समझिएगा, भाजपा का प्रवक्ता इनको मत समझिएगा। और दूसरी चीज ये कि इनकी बातों को बड़े गौर से सुनेगा कि बहुत काम की बातें बोलते हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूं राम।